जय हिंद दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के माल को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, या फिर आप कोई हैवी व्हीकल ड्राइव करते हैं जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो यहां पर इन दोनों केसेस में आपको ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ई वे बिल क्या होता है और आपको इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल को कब और क्यों बनवाया जाता है और किन लोगों के लिए इसको बनवाना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ई वे बिल होता है ये बेसिकली एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। अब इसको बनवाया तब जाता है जब आप किसी भी तरह के बिजनेस में अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के माल को एक से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और ये जो रेंज है ये 10 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए। यानी कि जो माल आप भेज रहे हैं अगर वो 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर आप भेज रहे हैं तो यहां पर आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में दोस्तों, ये जो ई वे बिल होता है ये उन लोगों के लिए बनवाना बेहद जरूरी होता है जो 50,000 रुपए से ऊपर का किसी भी तरह का माल ट्रांसपोर्ट करते हैं 10 किलोमीटर की रेंज के बाहर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका माल की जो कीमत है वो 50,000 से कम है तो यहां पर फिर आपको ई वे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका माल 50,000 से ऊपर की रेंज का है, उसकी कॉस्ट 50,000 से ज्यादा है, तो यहां पर आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर चाहे आप उसको अपने ही राज्य में कहीं भेजना हो या फिर दूसरे राज्य में भेजना हो। अब दोस्तों, जानते हैं कि ई वे बिल को कौन बनवाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर 3 लोग होते हैं जो ई वे बिल बनवा सकते हैं। पहला, जो माल को भेज रहा है, यानी कि मान के चलिए मैंने आपको गुड्स को भेजा, मैंने आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट भेजा, तो यहां पर मैं ई वे बिल बनवा सकता हूं। जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, जो उस माल को लेगा, वो भी यहां पर ई वे को बनवा सकता है। इसके साथ यहां पर जो ट्रांसपोर्टर होता है, यानी कि जिसकी गाड़ी में वो माल जा रहा है, वो भी यहां पर इस ई वे बिल को बनवा सकता है। अब दोस्तों, बात करें कि आखिर ये ई वे बिल होता है, इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी वैधता क्या होती है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ई वे बिल होता है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी तक उस माल को भेजना चाहते हैं, उसी पर डिपेंड करती है इसकी वैलिडिटी। जैसे कि अगर हम बात करें 1 से लेके 100 किलोमीटर की रेंज में अगर आप अपने माल को भेजते हैं तो यहां पर इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 दिन की। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप उस माल को 100 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी सप्लाई कर सकते हैं उस ई वे बिल के साथ। इसके अलावा 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के अंदर अगर आपको अपना माल भेजना है तो इसमें आपको वैलिडिटी मिलती है 3 दिन की। यानी कि 3 दिन के अंदर आप 100 से लेके 300 किलोमीटर की रेंज में अपने माल को कहीं पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप अपने माल को 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में यहां पर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 दिन की वैलिडिटी ई वे बिल पर मिलती है। इसी के साथ अगर आपका माल 500 से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर जा रहा है तो यहां पर आपको 15 दिन की ई वे बिल की वैलिडिटी यहां पर दी जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप ई वे बिल बनवाते हैं तो इसमें क्या क्या जानकारियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं देनी होती हैं और जिनको देना भी जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर आपको 3-4 तरह की जानकारियां देनी होती हैं। पहला, जो सप्लायर है जो माल को भेज रहा है उसकी फर्म का नाम क्या है, उसकी फर्म की लोकेशन क्या है, उसकी फर्म या फिर उसका जो ओनर है उसका जीएसटी नंबर क्या है। ये 3 जानकारियां बेहद जरूरी होती है। यही 3 जानकारियां आपका जो रिसीवर होता है, जो माल को रिसीव करता है, उसके बारे में भी वहां पर मेंशन होती है। इसके अलावा जो माल भेजा जा रहा है, जो गुड्स, जो प्रोडक्ट जो भेजा जा रहा है उसकी जानकारी वहां पर मेंशन होती है। जैसे वो कितनी क्वांटिटी में है, अगर बॉक्स हैं, बैग हैं तो कितने बैग हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, जो माल भेजा जा रहा है उसकी कीमत कितनी है अगर टैक्सेस को लगाकर वहां पर देखा जाए। इसके अलावा वो किस टाइप का गुड है, यानी कि वो किस टाइप का माल है, वो खाने पीने का सामान है, वो कपड़े हैं, वो कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी जानकारियां वहां पर होती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर होता है जो उस माल को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है उसके व्हीकल की सारी जानकारियां वहां पर मेंशन होती हैं। उसका जीएसटी नंबर अगर है या उसका जो नाम है वो वहां पर मेंशन होता है। तो ये सभी तरह की जानकारियां यहां पर मेंशन होती हैं एक ई वे बिल पर। इसी के साथ एक ई वे बिल नंबर दिया जाता है जो उस डॉक्यूमेंट की पहचान होती है, और ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं मेंशन होती है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको ई वे बिल पर
पर देखने मिलती हैं अगर आप एक ई वे बिल बनवाते हैं तो। अब दोस्तों बात की जाए कि आखिर इस ई वे बिल को बनाया कहां जाता है, तो दोस्तों आम तौर पर जो बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो अपने सीए को हायर करते हैं इस काम को करने के लिए। अपने जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक एक दो दो सीए रखती हैं इन कामों को करने के लिए। लेकिन कोई छोटा बिजनेस है तो वो सीए को भी ये अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा ई वे बिल अगर वो खुद बनाना चाहे तो इसके लिए जो वेबसाइट है ई वे बिल की, वहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना है और यहां से आप अपने ई वे बिल को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि आखिर ये ई वे बिल होता क्या है, कब और किसको ये बनवाना होता है। इसको दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर आप ऐसी फर्म या कंपनी के ओनर हो जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइस के बारे में, जो कि नया प्रोविजन 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो रहा है। वैसे तो ई इनवॉइस का जो प्रोविजन है वो अभी प्रेजेंट टाइम में भी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी तक उन कंपनियों के ऊपर ही इसके प्रोविजन लागू हो रहे हैं जिन कंपनियों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन ये 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। तो आपको टर्नओवर कौन से ईयर से कैलकुलेट करनी है, किस टाइप के सेल इनवॉइस के ऊपर आपको ई इनवॉइस तैयार करना होगा, ई इनवॉइस का जीएसटी की रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हो तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी का प्रावधान है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों ई इनवॉइस यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों के ऊपर इसको एप्लीकेबल किया था। उसके बाद में इसको 100 करोड़ वाली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया, उसके बाद में 50 करोड़, फिर 20 करोड़, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 10 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जो कि चलेगा 31 दिसंबर 2022 तक। और 1 जनवरी 2023 से ये 5 करोड़ की टर्नओवर वाले कंपनियों के ऊपर भी एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। तो अब बात आएगी भी आपको 5 करोड़ की जो टर्नओवर है वो कब से कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि जब भी हमारा जीएसटी एक्ट लागू हुआ था 2017 में, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 या फिर 21-22, यानी कि इन 5 सालों के दौरान किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की रही है, तो ये प्रोविजन आपके ऊपर 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाले हैं। तो अब बात आएगी भी आपको टर्नओवर टैक्सेबल देखनी है या फिर एग्जम्प्ट देखनी है। तो दोनों को मिला के आपकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का रहना चाहिए। इसमें एग्जम्प्ट भी शामिल है और टैक्सेबल भी शामिल है। तो अब हम बात करेंगे भी आपको किस टाइप की टैक्स इनवॉइस के ऊपर ई इनवॉइस तैयार करना होगा। तो आपको कंपलसरी है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप करोगे, टैक्स इनवॉइस अपने कस्टमर को इश्यू करोगे जो कि ऑलरेडी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। तो अभी तक हम नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू कर देते थे, मैनुअली भी कर देते थे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला भी कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से टैक्स इनवॉइस रहना चाहिए। उसके ऊपर IRN नंबर है जो प्रिंट होना चाहिए, QR कोड भी रहना कंपलसरी है, तभी आपका वो टैक्स इनवॉइस है जो वैलिड माना जाएगा। और तभी आप उस कस्टमर को जो आपने इस टैक्स इनवॉइस के दौरान जो टैक्स लगाया है उसका ITC मिल पाएगा। तो अगर आपने कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी कंपनी की लायबिलिटी बनती है ई इनवॉइस बनाने की, लेकिन आपने टैक्सेबल सप्लाई के दौरान बिजनेस टू बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन को आपने ई इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो इसके अंदर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपये तक का कोई पेनल्टी का प्रावधान भी है। और साथ के साथ जो आपने टैक्स चार्ज किया है अपने कस्टमर से, उसका ITC का भी नुकसान आपके
बायर्स को हो जाएगा। तो यानी कि अब बिना IRN और बिना QR कोड का जो इनवॉइस है वो इनवैलिड माना जाएगा B2B ट्रांजैक्शन के दौरान। हाँ, अगर आपकी कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करती है यानी कि B2C की ट्रांजैक्शन करती है तो उस दौरान आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं है। ई इनवॉइस केवल आपको बिजनेस टू बिजनेस और टैक्सेबल जो प्रोडक्ट है, अगर आपने इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज किया CGST, SGST या फिर IGST, तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं भी ई इनवॉइस का आपकी GST रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही आप ई इनवॉइस को रजिस्टर्ड करते हो, आपने ई इनवॉइस है जो जनरेट कर दिया है, तो ये इनवॉइस है ये आपके GSTR 1 के अंदर ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के नाम के साथ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका बायर्स है वो भी इस चीज को चेक कर सकता है भी मेरे को कौन से सप्लायर्स ने कौन कौन से टैक्स इनवॉइस है जो इशू किए हैं, जो मेरे पास है क्या वो पोर्टल पे भी आ रहे हैं। तो साथ के साथ ही वो आपके GSTR 1 के B2B सप्लाई के अंदर है जो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपको बात आएगी भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे आपका API GSP आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी